हेलो एंड वेलकम टू इनकम टैक्स गुरुकुल। वी डिस्कसिंग अबाउट द परक्यूजिट और परक्यूजिट में भी वो पार्ट डिस्कस कर रहे थे जो कि टैक्स फ्री रहते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में एलटीसी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में मेडिकल फैसिलिटी जो प्रोवाइड करी जाती है एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को, तो उसका कितना पार्ट टैक्सेबल रहेगा, कितना पार्ट टैक्सेबल, उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो इन द केस ऑफ एज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17(2) हम पढ़ रहे थे, उसके हिसाब से बेटा अगर कोई भी मेडिकल एक्सपेंस, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जाती है, उसमें से ये वाली जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो वाली मेडिकल फैसिलिटी उनको परक्यूजिट नहीं बोलेंगे और वो टैक्स नहीं आएगा उसके ऊपर। तो वो जो आपको मिलेगा, जो भी अमाउंट आपको मिलेगी, वो टैक्सेबल नहीं रहेगी क्योंकि वो परक्यूजिट कहलाएगी नहीं। तो वो एक टैक्सेबल परक्यूजिट का ही पार्ट मान लो। तो देखो, द फर्स्ट थिंग, अगर इफ यू आर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के साथ उसकी फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स में कोई भी अगर किसी कारणवश, किसी रीजन से अगर उसको मेडिकल सुविधा लेनी पड़ रही है और उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे चल रहा है, एनी हॉस्पिटल विच इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो मेंटेन करके रखा है उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी आपका ट्रीटमेंट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट में एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट हो रहा है, सो दैट हॉस्पिटल इज मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ही मेंटेन करके रहता है, उसका हॉस्पिटल है, तो उसमें जो भी एक्सपेंस रहेगा वो अगर खर्चा नहीं दिया तो कोई नहीं, वो टैक्सेबल परक्यूजिट नहीं रहेगा, वो टैक्स उसको नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो वैल्यू ऑफ एनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय, provided to an employee or any of the family member in any hospital maintained by the owner, this will not amount to perquisite। वो perquisite नहीं कहलाएगा और उसमें ये पूरा exempt रहेगा, उसमें पूरा उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, फिर जैसे सेकंड थिंग इसके अंदर, ठीक है, उसका हॉस्पिटल नहीं है एम्प्लॉयर का, देन किसी और दूसरे हॉस्पिटल में करा लिया ट्रीटमेंट, तो क्या वहां पे भी फ्री रहेगा? क्या वहां पे भी जो एक्सपेंस मिलेगा, जो खर्चा मिलेगा, जो एक्सपेंस का जो रिम्बर्समेंट मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल रहेगा? क्या टैक्सेबल नहीं रहेगा? तो कोई भी अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर in respect of any expenditure actually incurred by the employee in or his family member, ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अगर वो रिम्बर्स कर देता है, कोई भी अगर मेडिकल के ऊपर खर्चा हुआ, आपने जाके बिल लगा दिया ऑफिस में और आपके एम्प्लॉयर ने आपको पूरे के पूरे पैसे वापस दे दिए, ठीक है, तो आपको जो पैसे मिले तो वो एक परक्यूजिट हो गया। क्या वो टैक्सेबल रहेगा? क्या उसकी एग्जाम्पशन मिलेगी या उसके ऊपर जो टैक्स मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मेडिकल ट्रीटमेंट में 50,000 रुपए का टोटल बिल आया, ठीक है बेटा, और वो बिल 50,000 रुपए का बिल आने पर रीइंबर्स कर लिया, तो इतने पैसे 50,000 रुपए 50,000 वो एम्प्लॉय को मिल गए, वो एसएससी को मिल गए। तो ये 50,000 रुपए का देखा जाए तो एक बेनिफिट ही हो गया ना। कोई एम्प्लॉयर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार कुछ पैसे दे आपके जो खर्चे के लिए, उसने दे दिया तो आपको एक बेनिफिट हो गया। तो क्या इस पे टैक्स लगेगा? नहीं, लेकिन कुछ कंडीशन है। टैक्स क्यों नहीं लगेगा? उसकी कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, उसमें इलाज होना चाहिए। अगर उसके अलावा किसी और दूसरे हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहा है, तो वहां पे अगर रिम्बर्समेंट हो रही है तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज नॉट कमिंग इन द लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड अमाउंट। और आपको एक बात मैं फिर से बता दूं, जो मेडिकल अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है जो, वो बेटा क्या होता है, टैक्सेबल अलाउंस की लिमिट में आते हैं। जो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है शुरू में, अलाउंसेस के अंदर कौन सा टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो अगर आप चाहे तो वो वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अलाउंस तो हमेशा टैक्सेबल रहेगा फॉर द मेडिकल, बट अगर इसके अलावा अगर कोई परक्यूजिट मिला है तो उसमें टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी, कुछ कंडीशन। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इन रिस्पेक्ट, अगर मान लो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो रेयर बीमारी है, वहां पे उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो सब ट्रीटमेंट नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई भी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड डिजीज और एलिमेंट्स इन एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर, अगर प्रिंसिपल सीसी जो हेड ऑफ द ऑफिस रहता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जैसे हर एक रीजन के अंदर, जैसे एनडब्ल्यूआर एक रीजन है, दिल्ली एक रीजन है, बेंगलोर एक रीजन है, बेंगलोर को गोवा कर्नाटक रीजन बोलते हैं, इसी तरह
बॉम्बे एक रीजन है, नागपुर एक रीजन है, तो वहां पे हर एक रीजन में एक प्रिंसिपल सीसी रहेगा जो हेड ऑफ द पूरा जो सेटअप रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अगर उसने उसको अप्रूव किया है हॉस्पिटल को, तो उसमें अगर वो पर्टिकुलर बीमारी का, उस डिजीज का इलाज करा रहा है, तो भी अगर कोई भी रिइंबर्समेंट किया जाता है तो वो टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब कैसे पता चलेगा डिपार्टमेंट को वो टैक्स फ्री रहेगा? तो उसके लिए कुछ प्रूफ आपको सबमिट करने पड़ेंगे। टू क्लेम द बेनिफिट द एम्प्लॉय मस्ट अटैच हिज रिटर्न ऑफ इनकम, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट कि हाँ यहाँ पे इलाज हुआ है, स्पेसिफाइंग द डिजीज, डिजीज बतानी पड़ेगी कि हाँ इस बीमारी का इलाज हुआ है, और विच मेडिकल ट्रीटमेंट वाज, और रिसीट ऑफ द अमाउंट पेड टू द हॉस्पिटल, और अमाउंट कितना पे हो, बिल विल सब आपको अटैच करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टेक द बेनिफिट। ओके, तो अभी इस तरह से दो तरह की फैसिलिटी कवर हो गई जो टैक्स के अंदर नहीं आती। पहली फैसिलिटी, पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर फॉर ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये वाली हो गई। उसके बाद पेमेंट बाय एम्प्लॉयर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिजीज इन एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल सीसी और सीसी। तो दो तरह की। इसके अलावा अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कर रहे हैं, अपने फैमिली डॉक्टर को चेकअप करा रहे हो, वहां पे खर्चा हो रहा है और उसका रिइंबर्समेंट मिल रहा है, रिइंबर्समेंट देने में एम्प्लॉयर को कोई नुकसान, वो दे सकता है आपको, एक फैसिलिटी दे सकता है, बट उस रिइंबर्समेंट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो एक टैक्सेबल परक्यूजिट में आ जाएगा। ये जो रिइंबर्समेंट बता रहा हूँ, जो केस बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई भी टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा आगे बढ़ते हैं, कोई भी अमाउंट प्रीमियम पेड टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के लिए, चलो मान लो कि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर बेटा खुद ही प्रीमियम पेड करने लगता है अपने, एक हेल्थ स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है। हेल्थ इंश्योरेंस किसके लिए? अपने एम्प्लॉय के लिए, और उसके प्रीमियम भी खुद ही पे करने लग जाता है। तो क्या वो प्रीमियम पे किया, या फिर एम्प्लॉय ने कोई हेल्थ स्कीम ले ली, उसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है, तो उस केस में तो क्या वो जो एम्प्लॉयर ने पेमेंट की है वो तो एक प्रकार से एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया, तो उसके उस बेनिफिट पे टैक्स लगेगा। वही उसके लिए बताया बेटा, एनी प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इन केस ऑफ इंश्योरेंस, और उसके अगर वो इंश्योरेंस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, फिर आईआरडीए जो अथॉरिटी रहती है रेगुलेशन के लिए, इंश्योरेंस का रेगुलेशन के लिए आईआरडीए एक अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है सब इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरेंस स्कीम्स को। तो अगर उस सेक्शन के अंदर जो आईआरडीए का, अगर वो उसको सेटिस्फाई करती है और उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो एक टैक्स फ्री रहेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर reimbursement of any premium paid to effect an insurance on health of employee or the family member of the employee, अगर फैमिली मेंबर के लिए तो सेम चीज है बेटा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम अप्रूव कर दी और वो आईआरडीए से भी अप्रूव है एज पर सेक्शन 80D, तो उसमें आप इंश्योरेंस का जो भी रिइंबर्समेंट होता है उसका एज ए प्रीमियम का जो रिइंबर्समेंट होता है, उसको एक्सपेंस जो भी खर्चा रहता है उस पे आप टैक्स आपको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खर्चा आपको रिइंबर्स कर दिया और रिइंबर्स करते आपको बेनिफिट हो गया, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक टैक्स फ्री परक्यूजिट का एक टाइप है। अब बात करते हैं, कई बार ट्रीटमेंट, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स हमारे इंडिया के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो काफी देखा जाए तो कंपैरेटिवली जो अदर कंट्रीज हैं उनके कंपेरेटिवली अच्छा है, बट कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आपको एक रेयर डिजीज हो गई, कुछ रेयर बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट आपको इंडिया में नहीं मिल रहा, आपको बाहर ही जाके ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो उस केस में आपने बाहर जाके ट्रीटमेंट कराया, कोई नहीं, बाहर जाके ट्रीटमेंट कराया और 10 लाख तक का आपका एक्सपेंस आ गया, और आपका एम्प्लॉय, जो आपका एम्प्लॉयर था, वो तो बड़ा ही मतलब आपके ऊपर दयालु था, क्योंकि आप उसकी वैल्यू, आपकी वैल्यू उसको पता थी, एम्प्लॉय की वैल्यू पता थी, तो उसने क्या किया, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आपको 10 लाख का आ गया तो इतना में रीइंबर्स कर सकते हैं, उतना पूरा का पूरा 10 लाख का बेनिफिट आपको एम्प्लॉय को मिल जाएगा। लेकिन जब वो रिटर्न फाइल कर रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा ये 10 लाख रुपए की इनकम मिली है बेटा, ये तो सैलरी के अंदर हम मान लेंगे आपकी, और उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा टैक्स। तब आप बोलोगे, एम्प्लॉय बोलेगा कि अरे सर ऐसे कैसे आप इसको टैक्स कर रहे हो, ये तो मेरा खर्चा ही हो गया है, मेरा तो कोई बेनिफिट तो हुआ नहीं ना, इतना मेरा खर्चा हो गया। तो उसके लिए कुछ एक रिलीफ देने के लिए, एक एग्जेम्पशन देने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो हम देख लेते हैं। अगर आपका फॉरेन में ट्रीटमेंट किया है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी सम पेड बाय द एम्प्लॉयर द फॉलोइंग केसेस, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है
एम्प्लॉय का और एनी द फैमिली मेंबर, उसका एम्प्लॉय का भी और उसके साथ उसकी फैमिली मेंबर का भी आउटसाइड इंडिया। चलो एक केस, आप जा रहे तो ट्रैवल का तो खर्चा लगे, आप सीधा एक बात बताइए, सीधा जाके उधर एक्सपेंस कराना तो जाना तो पड़ेगा ना, तो ट्रैवलिंग का और वहां पे रुकने का भी तो खर्चा लगेगा ना। किस किस का लग सकता है, एम्प्लॉय का और उसके फैमिली मेंबर्स का भी लग सकता है, इसमें फैमिली मेंबर भी कवर है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ये बात भी चलो ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी, ट्रैवल स्टे अब्रोड विद वन अटेंडेंट। अब अकेला आदमी थोड़ी ना ट्रीटमेंट के लिए जाएगा, उसके साथ एक अटेंडेंट तो जाएगा ना साथ के साथ, उसके साथ रहने के लिए कोई भी फैमिली मेंबर जो अकंपनी करेगा पेशेंट की। तो इन कनेक्शन विद सर्च इन सच ट्रीटमेंट, तो इन तीन केस में बेटा, इन तीन केसेस में आपका जो जितना भी एक्सपेंडिचर है वो पूरा एक्सपेंडिचर रीइंबर्स होगा, तो उस रीइंबर्समेंट के ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ टर्म एंड कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। The perquisite element in respect of expenditure on medical treatment and stay abroad will be exempt only to the extent permitted by RBI। अब ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख का खर्चा हुआ और रीइंबर्स भी पूरा, रीइंबर्स भी कितना हो गया, पूरा 10 लाख का हो गया, पूरा का पूरा हो गया। तो अब आरबीआई ने जो लिमिट्स एस्टेब्लिश की है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, मान लो कि आरबीआई ने बताया कि 4 लाख तक की लिमिट है, तो 10 लाख में से 4 लाख तक का एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी का 6 लाख के ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स। दिस इज द कैच हियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि द लिमिट इज परमिटेड बाय आरबीआई, आरबीआई जितने लिमिट परमिट करे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उससे ज्यादा अगर रिइंबर्स हुआ है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, नो डाउट। देन द एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट। अब जो सेकंड वाली थर्ड वाली बात थी, अटेंडेंट का जो ट्रैवलिंग का और उसका रहने का जो खर्चा है विल बी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन कंडीशन है अगर एम्प्लॉय की ग्रोस टोटल इनकम एज कंप्यूटेड बिफोर इंक्लूड द सेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को इसको हटा दो, इसको इंक्लूड मत करो, इतना जो पार्ट है इसको इंक्लूड मत करो, ये वाला हिस्सा है इसको इंक्लूड मत करो, और उसके बिना ही ये टोटल जो सैलरी रहेगी इसको कैलकुलेट करो। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये अमाउंट 2 लाख से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है, अगर आपकी सैलरी 2 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आप ट्रैवलिंग और स्टे अब्रॉड का विद वन अटेंडेंट उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ है उसका रिइंबर्स हुआ है उसके ऊपर यू हैव टू पे द टैक्स। तो 2 लाख की सुविधाएं बहुत ही, जो सस्ता सा एम्प्लॉय है ना, सस्ता सा जो गरीब एम्प्लॉय है उसी के लिए, कर्मचारी है उसी के लिए है सब। अगर कोई एमडी किसी कंपनी का जाके ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसको टैक्स का बेनिफिट नहीं है। तो आप समझ गए, टैक्स का बेनिफिट भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिन्हों फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है अपने एम्प्लॉय के। सरकार ने टैक्स उनसे जरूर लेगी जो फाइनेंशियल एनफ है, जिनके पास वो सब टैक्स पे करने पे उनके कोई इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा नहीं। बट यहाँ पे सिर्फ उसी को ही डिस्काउंट में दिया है, उसी को एग्जेम्पशन का छूट मिला, उसी को बेनिफिट मिला है जिसकी ग्रोस इनकम इस एक्सपेंडिचर को इंक्लूड कर बिना 2 लाख से कम है। अगर 2 लाख से ज्यादा हो गई तो मतलब समझो कि एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आप फैमिली 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 हम पढ़ रहे हैं, तो फैमिली के अंदर क्या कौन कौन है फैमिली? तो फैमिली मीन्स द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। चिल्ड्रन मान लो आपका बेटा, आप वो वर्किंग है, जॉब कर रहा है किधर, वो डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर, स्टिल उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैरिड है या अनमैरिड है उस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी फैमिली की डेफिनेशन में आएगा। फैमिली की डेफिनेशन किसके लिए? ये मेडिकल एक्सपेंस क्लेम करने के लिए। और इसके अलावा इट इंक्लूड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ये ब्रदर एंड सिस्टर को भी इंक्लूड करता है इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन हिम। एम्प्लॉय के ऊपर अगर उसके भाई और बहन भी और उसके पेरेंट्स भी अगर वो डिपेंडेंट है तो ही। बच्चों के केस में ऐसा केस नहीं है, बच्चों के केस में डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और उसके सिस्टर
अगर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है तभी उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हॉस्पिटल के अंदर बेटा एक डिस्पेंसरी भी आती है, एक क्लिनिक भी आता है और नर्सिंग होम भी आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल देखिए करते हैं, फिर उसके बाद आपको ये टॉपिक है जो मेडिकल एक्सपेंस वाला, उसका बेनिफिट आपको कैसे लेना आपको पता चल गया, सब टर्म एंड कंडीशन कहाँ पे है, कैसे बेनिफिट, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा। जबकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परक्यूजिट में कितना टैक्सेबल रहेगा, कितना टैक्सेबल नहीं रहेगा, तो फिर कंप्यूट दैट परक्यूजिट। आप मुझे बताइए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, कितना वैल्यू टैक्सेबल इन द मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड बाय मिस्टर गणेश। मिस्टर गणेश ने कुछ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव करी, उसके अंदर कितना टैक्सेबल रहेगा वो बताना है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मेडिकल प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर गणेश, कितना 14,000 रुपए पे गया, टैक्सेबल रहेगा कि नॉन टैक्सेबल रहेगा, बताइए क्या रहेगा, ये नॉन टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो भी। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर गणेश बाय हिज फैमिली डॉक्टर, अब ट्रीटमेंट का खर्चा तो दे दिया, रिम्बर्स तो कर दिया, बट किसने ये बताया था, कंडीशन थी कि इट शुड बी इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्रिंसिपल सीसी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए फॉर पर्टिकुलर रेयर डिजीज या फिर और कोई जो बीमारी है उसके लिए। ठीक है, लेकिन फैमिली डॉक्टर है तो इसका मतलब ये क्या रहेगा बेटा, नॉन टैक्सेबल नहीं रहेगा, ये टैक्सेबल रहेगा, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बात करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मिसिस गणेश, उसकी वाइफ, इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाँ ये नॉन टैक्सेबल रहेगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसकी फैमिली के डेफिनेशन में आती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसका रिइंबर्स होएगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मिस्टर गणेश के ग्रैंडफादर दादाजी ने प्राइवेट क्लिनिक, पहली बात तो ये प्राइवेट क्लिनिक हो गया जो कि इसमें ऐसा लिखा नहीं कि प्रिंसिपल सीसी द्वारा अप्रूव्ड है। दूसरी चीज ये कि ग्रैंड फादर, जो हमने फैमिली की डेफिनेशन देखी थी, फैमिली की डेफिनेशन में पेरेंट्स आते थे और ब्रदर आता था, सिस्टर आता था, खुद की स्पाउज और चिल्ड्रन, बट ग्रैंड फादर कहीं पे भी नहीं आते थे। तो ये 12,000 जो आपका बेनिफिट जो आपने खर्चा किया और एम्प्लॉयर ने आपको पैसे दे दिए, 12,000 रुपए का रिम्बर्स कर दिया बिल, लेकिन डिपार्टमेंट के लिए वो क्या रहेगा, टैक्सेबल, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो मिस्टर गणेश मदर, मतलब गणेश के पेरेंट्स हो गए, 60 ईयर्स है, डिपेंडेंट भी है बाय द फैमिली डॉक्टर। देखो 60 ईयर्स की है, मदर है उसकी, तो बात तो ठीक है, कोई बात नहीं। और जो फैमिली की डेफिनेशन में मदर भी आती है, लेकिन मदर का बताया था कि डिपेंडेंट होना चाहिए, वो डिपेंडेंट भी है, लेकिन किसने ट्रीटमेंट किया है, फैमिली डॉक्टर ने। और यही यहाँ पे कैच है, फैमिली डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराओगे, यानी कि जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या फिर सीसी द्वारा जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है उससे अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये अमाउंट क्या रहेगी बेटा, टैक्सेबल, इसके ऊपर भी टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। फिर मिस्टर गणेश की सिस्टर, दैट इज डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट भी और गणेश की सिस्टर भी तो फैमिली की डेफिनेशन में आती है, बट इन्हें नर्सिंग होम में करा रहे हैं तो ये भी क्या रहेगा बेटा, टैक्सेबल। ठीक है, अब मिस्टर गणेश का भाई है, उस वो इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट हो गया तो उसका खर्चा भाई के केस में। देखो इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड, वो सिर्फ चिल्ड्रन के केस में है, उनका एक्सपेंस पूरा रिम्बर्समेंट होगा, वो पूरा टैक्स फ्री रहता है। बट भाई के केस में वो पूरा होल्ली और मेनली डिपेंडेंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन, तो कि 8,000 की अमाउंट भी क्या रहेगी, टैक्सेबल। ठीक है, देन मिस्टर गणेश फादर डिपेंडेंट और अब्रोड में इनका खर्चा, उनका ट्रीटमेंट हुआ कितने का, 60,000 का। ठीक है सर, स्टेइंग एक्सपेंस विद द पेशेंट, ये पूरा एक ही है, ये अलग अलग कर दिया, मतलब ये पूरा एक ही है, तीनों के तीनों एक ही है। ये टेबल बनाने के टाइम पे ध्यान दीजिए, इनको मर्ज करना था। चलो ठीक है, 60,000 उसका खर्चा हुआ, और साथ में अब्रोड रहने के लिए उसका एक अटेंडेंट भी है, उसका भी स्टेइंग अब्रोड एक्सपेंस का भी कितना होगा, 40,000। अटेंडेंट तो नहीं है, बट इसमें अटेंडेंट का तो मेंशन नहीं किया, बट ये है कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट का 60,000 और स्टे का 40,000, और आरबीआई ने लिमिट कितनी स्पेसिफाई कर दी, 75,000। तो देखा जाए तो ये दोनों कितना हो गया टोटल खर्चा, 1 लाख हो गया। तो 1 लाख में से 75,000 तक का ही आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है एज पर द आरबीआई। तो कितना टैक्सेबल रहेगा, 25,000 रुपए तो रहेंगे टैक्सेबल, और ये रहेंगे नॉन टैक्सेबल। होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट के क्या कंडीशंस हैं, और ये हम इसके साथ ही इस चैप्टर को यहीं पे, जो टैक्सेबल का जो पार्ट है, जो सॉरी टैक्स फ्री जो पार्ट है परक्विजिट का, दैट इज ओवर, उसमें एलटीसी करा दिया था और मेडिकल एक्सपेंस का करा दिया था। उसके बाद हम
पढ़ने वाले हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में जो परक्विजिट रहते हैं, फिर हम उनकी वैल्यूएशन निकालने सीखेंगे। अगर आपको ये सब सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज मेंशन करिए, कमेंट के अंदर लिखिए मुझे कि आपको कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जो आपको मुश्किल लग रहा है समझने में, जिसको हम समझाए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। और कुछ भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो कृपया अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।